नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 जो आपके 25 से 28 जो फरवरी है इसके बीच में होने वाली है, इसके लिए लेवल 1 की बात करें या लेवल 2 की, बहुत ही शानदार शैक्षिक तकनीकी और परिदृश्य से टोटल 25 प्रश्न आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं साथियों। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। प्रश्न गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे, मतलब माइनस मार्किंग इसमें रहने वाली है। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। 30 टेस्टों की ये सीरीज चलाई जा रही है शैक्षिक तकनीकी और शैक्षिक परिदृश्य से, जिसमें आज हम पेपर नंबर 28 को हल कर रहे हैं। इसके पहले जो 27 पेपर मैंने आपके लिए लिए हैं, आपने जो हल किए हैं 27 पेपर को, देखो जिन स्टूडेंट ने इन पिछले 27 टेस्टों को हल नहीं किया है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर आप पिछले सभी टेस्टों को अटेंड कर सकते हो। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा जा रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था, ऐसा प्रश्न 1 में पूछा गया है। कौन सा अधिनियम? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। विकल्प है आपके सामने 17 अक्टूबर सन 2000 में, 17 नवंबर 2000 में, 17 दिसंबर 2000 में, और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों पहले प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। देखिएगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है ये पारित करने की बात की गई है और ये पारित हुआ था 17 अक्टूबर 2000 को। कब पारित हुआ था साथियों? ये 17 अक्टूबर 2000 को ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित हुआ था। पहले प्रश्न में पहला विकल्प सही रहेगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 2 है आपके आरटी 2009 के कौन से अध्याय में बालकों के अधिकारों का संरक्षण से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है? अध्याय 7 में, अध्याय 6 में, अध्याय 5 में और अध्याय 4 में। तो देखिए आरटी 2009 में टोटल अध्यायों की बात करें तो कितने अध्याय है साथियों? टोटल इसमें 7 अध्याय है और वर्तमान में कितनी इसमें धाराएं हैं? 39 इसमें धाराएं हैं। यहाँ पर बात की जा रही है बालकों के अधिकारों का संरक्षण। इसका उल्लेख आरटी 2009 के जिस अध्याय में किया गया है उस अध्याय के बारे में आपको प्रश्न संख्या 2 में बताना है। दूसरे प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। जो आरटी 2009 का 6वां अध्याय है इसमें ही बालकों के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 2 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, अल्ट्रा पेमेंट इनपुट और अनस्ट्रक्चर्ड पेमेंट इनवॉइस। तो इनमें से यूपीआई, देखिएगा यूपीआई का नाम जरूर सुना होगा और अधिकतर जो स्टूडेंट है यूपीआई का यूज भी आपने कर रखा होगा साथियों। यूपीआई की बात करें कि इसका पूरा नाम क्या है तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर रहेगा यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या नाम है इसका पूरा नाम? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। प्रथम विकल्प तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है असुविधाग्रस्त समूह के अंतर्गत आते हैं अनुसूचित जाति के बालक आते हैं, अनाथ बालक आते हैं, युद्ध विधवा के बालक आते हैं और इनमें से सभी। तो देखो असुविधाग्रस्त समूह के अंतर्गत बात की जा रही है तो इसमें हम अनाथ बच्चों को भी सम्मिलित करते हैं, अनुसूचित जाति के जो बालक होते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। युद्ध विधवा मतलब कोई जो सैनिक है अगर युद्ध में वो शहीद हो गया तो उनकी जो पत्नी है, ठीक है ना, वो विधवा हो जाएगी और उसके जो बच्चे हैं साथियों वो भी असुविधाग्रस्त समूह के बालकों में शामिल किए जाते हैं। विकल्प नंबर आपका 4 जो है प्रश्न 4 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। आज का जो है साथियों ये दूसरा वीडियो है। आज का जो पहला वीडियो है मैंने सुबह ही डाल दिया था, जो आपके टॉपिक था राजस्थान का भूगोल। गोल्डन पेपर नंबर 15 मैंने सुबह अपलोड कर दिया था, सुबह 8:30 बजे के लगभग। ये जो पेपर है आज का सेकंड पेपर है और जो ऐप है स्टडी विद पीएन लोधा, इसमें 149 वाला जो कोर्स है इसमें सुबह मैंने साथियों कल ही करना था लेकिन कल नहीं कर पाया किसी कारण से। तो लेवल 2 जो एसएसटी वाले थे, एसएसटी वाले हैं लेवल 2 में सामाजिक वाले,
उन सभी छात्रों के लिए आपके एक टॉपिक आता है। देखो कौन सा टॉपिक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की एक टॉपिक आपके दे रखा है, तो उससे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग पूरा टॉपिक कवरेज किया गया है। वो 149 वाले कोर्स में एसएसटी के लिए टेस्ट नंबर 7 जो है अपलोड सुबह 8 बजे ही कर दिया गया था। अभी आपके राजस्थान अध्ययन कक्षा 11 जो है उसका जो प्रथम पाठ है उसका टेस्ट भी आने वाला है, ठीक है ना। तो यह आज की रूपरेखा है। आज के जो चाहे यूट्यूब पे टेस्टों की बात करें तो 2 टेस्ट है, और ऐप पे बात करें तो आज ऐप पे भी 2 टेस्ट अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आपको प्रश्न 5 क्या है, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। एमएचआरडी द्वारा इनमें से कौन सा वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है? स्वयं, मुक, साक्षात्कार और ई पाठशाला। मित्रों 5वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न 5 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? देखो एमएचआरडी का मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात की जा रही है। इसके द्वारा इनमें से जो वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में जिसको विकसित किया गया है उसका नाम है क्या नाम है इसका? साक्षात्कार, इस पोर्टल का नाम है साथियों। प्रश्न नंबर 5 में तीसरा विकल्प आपके बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। छठे प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या है आपके? एनईपी 2020 के अंतर्गत अंतिम स्तर पर कौन सी कक्षा में बालक अध्ययनरत रहेगा? कक्षा 9 से 12वीं, कक्षा 10 से 12वीं, कक्षा 8 से 12वीं और कक्षा 6 से 12वीं। तो आपको सभी को पता होगा जो एनईपी 2020 आई है इसमें 4 अलग अलग स्तरों में शिक्षा जो है साथियों 12वीं तक की जो शिक्षा है इसको डिवाइड किया गया है। तो देखो 5+3+3+4, इस 4 का मतलब ये अंतिम स्तर है, और इसमें बालक जो है बालक बालिकाएं जो है कक्षा 9वीं, 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे, ठीक है ना, चौथे स्तर में। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? कक्षा 9 से 12 कहाँ दे रखा है? विकल्प 1 में दे रखा है। प्रथम विकल्प छठे प्रश्न का आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन, यूनिवर्सिटी रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, हाँ ठीक है, और यूनिवर्सल राइट लाइन। तो साथियों प्रश्न संख्या 7 में यूआरएल का आपको पूरा नाम बताना है। देखिए यूआरएल एक लिंक भी होती है, ठीक है ना, लिंक होती है जो जिससे हम कोई जो पेज वगैरह है डायरेक्टली यूआरएल के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। अब आपको यूआरएल का पूरा नाम बताना है। तो साथियों यूआरएल का जो पूरा नाम है, यू से बनता है यूनिवर्सल, क्या बनता है? यूनिवर्सल। आर से बनता है रिसोर्स, क्या बनता है? रिसोर्स बनता है साथियों, और एल से क्या बनता है? लोकेटर। तो ये पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, सही आंसर कौन सा रहेगा? तीसरा विकल्प। यूआरएल का पूरा नाम है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। थर्ड विकल्प जो है प्रश्न संख्या 7 का आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 8वें प्रश्न में क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 को, विद्यालय प्रबंधन समिति को कब समसा से जोड़ा गया? 2018 में, 2016 में, 2020 में और 2014 में। तो जो एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति है इसको समसा से जिस सन में जोड़ा गया वो सन आपको प्रश्न संख्या 8 में बताना है। टोटल 25 जो प्रश्न आप अटेंड करके जाओगे तो बिल्कुल लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप बिल्कुल कमेंट करके जाइएगा साथियों, माइनस मार्किंग करने के बाद में 25 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। देखो 8वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा प्रश्न 8 में? जो विकल्प नंबर 1 है, 2018 में ही विद्यालय प्रबंधन समिति को किससे जोड़ा गया? समसा से जोड़ा गया। प्रथम विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 है, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? MAN, क्लेड, WAN और LAN। तो इनमें से जिस नाम से एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को जाना जाता है वो नाम आपको प्रश्न संख्या 9 में बताना है। मित्रों बताइए प्रश्न संख्या 9 में कौन से विकल्प पे जाओगे? आंसर देख ले 9वें प्रश्न का। तो बिल्कुल आपके जो चौथा विकल्प है LAN, जिसका पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क या शॉर्ट में LAN के नाम से जाना जाता है। फोर्थ विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 10वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? इनमें से किसका उद्देश्य कोविड-19 में बच्चों की शिक्षा बाधित न हो
अतः टीवी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना था। शिक्षा वाणी का उद्देश्य था, शिक्षा दर्शन का उद्देश्य था, नो बैग डे का उद्देश्य था और स्माइल का उद्देश्य था। तो आप सभी को बता दूं कि नो बैग डे तो आपके अभी चला है कोविड के बाद में, तो फिर इसका उद्देश्य ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि कोविड-19 में, जब कोविड-19 के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, ऑनलाइन उनको पढ़ाया जा रहा था, तो उनकी जो शिक्षा है वो बाधित न हो, इसलिए टीवी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना। तो भाई इस्माइल में तो टीवी के माध्यम से नहीं, बल्कि जो मोबाइल है इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, टीवी के माध्यम से शिक्षा नहीं दी गई थी। शिक्षा वाणी में रेडियो के माध्यम से शिक्षा दी गई थी कोविड-19 के दौर में, और शिक्षा दर्शन में टीवी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी गई थी। साथियों, विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। प्रश्न 11 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, 1 गीगाबाइट किससे संबंधित है? 1024 पेटाबाइट से, 1024 किलोबाइट से, 1024 बाइट से और 1024 मेगाबाइट से। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। बिल्कुल जाना पहचाना है, ये सारी चीजें जानी पहचानी है, हम दैनिक रूप से इनका यूज कर रहे हैं साथियों, सभी यूज करते हैं इन चीजों का। लेकिन अगर प्रश्न गलत हो जाए तो फिर मजा कैसे आएगा? देखो 11वें प्रश्न का आंसर क्या है, किसी के भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा, कैसे। हम सभी मोबाइल का यूज करते हैं, हम सभी को पता है कि हम कोई फोटो खींचते हैं। वर्तमान में तो देखो पहले छोटे छोटे मोबाइल थे ना, छोटे छोटे कीपैड वाले मोबाइल, तो साथियों उन कीपैड के मोबाइल में जब हम फोटो खींचते थे तो उसमें फोटो की जो साइज है वो 200 KB, 300 KB, 100 KB, 400 KB ऐसे हुआ करती थी। अब सभी के पास टच फोन है, और टच फोन में भी लगभग कैमरे जो है बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो कैमरे देखने को मिलते हैं, इसमें हम फोटो खींचते हैं तो एक एक फोटो जो है 3-3 MB, 4-4 MB, 5-5 MB का खिंचाई में आता है साथियों। अब यहाँ पर देखो MB का मतलब मेगाबाइट होता है, MB का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट। अब 1024 KB मिलकर के 1 MB का निर्माण करती है, और 1024 MB मिलाकर 1 गीगाबाइट, गीगा मतलब GB, गीगाबाइट का मतलब क्या होता है? GB। जैसे अपने मोबाइल में किसी का फोन जो है 64 GB का होता है, किसी का 128 GB का, किसी का 32 GB का, रैम रोम नाम सुना होगा ना आपने। तो साथियों एक जो गीगाबाइट है, 1 गीगाबाइट 1 GB बराबर 1024 MB, MB मतलब मेगाबाइट के बराबर होता है। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न 11 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। देखो 12वां प्रश्न है, सीसी के मुख्यतः कितने रूप हैं? 1 रूप है, 2 रूप है, 3 रूप है या 4 रूप है? तो सीसीई के मुख्य रूपों की संख्या प्रश्न संख्या 12 में पूछी गई है। और मित्रों 12वें प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो सीसीई के मुख्यतः कितने रूप हैं? 2 रूप है। कौन कौन से नाम सुना होगा आपने? एक तो FA का और एक SA का, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सेमेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम रचनात्मक आकलन या निर्माणात्मक आकलन के नाम से जानते हैं, और सेमेटिव असेसमेंट को हम योगात्मक आकलन या संकलनात्मक आकलन के नाम से जानते हैं। तो 12वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही हुआ? दूसरा विकल्प जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है साथियों, प्रश्न 12 में। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। सीपीयू के 2 मुख्य घटक है, ALU और BUS, रजिस्टर और मुख्य मेमोरी, नियंत्रण इकाई और ALU और WAN और CPU। तो इनमें से CPU के जो 2 मुख्य घटक है उनका चुनाव आपको प्रश्न संख्या 13 में करना है। मित्रों 13वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा, कौन से विकल्प पे जाओगे? देखो आप चौथे विकल्प को तो बड़ी आसानी से हटा सकते हो, क्योंकि इसमें CPU लिखा हुआ है। CPU का मुख्य घटक क्या CPU ही रहेगा? जी नहीं, CPU के जो 2 मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं एक तो नियंत्रण इकाई और एक होता है ALU। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 13 का आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 को, प्यारे बच्चों कान लगाओ किसका ध्येय वाक्य है? इस्माइल का, इस्माइल 2.0 का, इस्माइल 3.0 का और शिक्षा वाणी का। तो एक वाक्य लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों कान लगाओ।
पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ऐसा भी इसमें पीछे है। तो देखो ये जो ध्येय वाक्य है ये शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम चलाया गया, बिल्कुल ये इसी का ध्येय वाक्य है साथियों। शिक्षा वाणी एक रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम है। कैसा कार्यक्रम? एक रेडियो कार्यक्रम है, शैक्षिक कार्यक्रम है जो रेडियो पर प्रसारित किया जाता है। अब रेडियो पर प्रसारित किया जाता है तो हम उसको देख तो नहीं सकते, रेडियो पर हम चीजों को सिर्फ सुन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों कान लगाओ, कानों से ही सुना जाता है। तो विकल्प आपके 4 जो है प्रश्न 14 का सही उत्तर है। मतलब याद करने के लिए बोल रहा हूं साथियों, याद ऐसा आप याद इस चीज को रख सकते हो। प्रश्न 15 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 15 को। तो आपके प्रश्न नंबर 15 है आईसीटी से अभिप्राय है इंटरनेट कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। प्रश्न 15 का सही उत्तर बताइएगा साथियों। प्रश्न नंबर 15 में कौन से विकल्प पे जाओगे? देखो आईसीटी, आईसीटी का जो फुल फॉर्म है, आईसीटी के अभिप्राय का मतलब फुल फॉर्म ही पूछा गया है यहाँ पर। तो आई से बनता है इंफॉर्मेशन, सी से बनता है कम्युनिकेशन और टी से बनता है टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, हिंदी में हम इसको कहते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हुआ आपके प्रश्न 15 में? थर्ड विकल्प जो है ये इसका सही उत्तर होगा साथियों, आईसीटी का पूरा नाम। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न देख लेते हैं, देखिएगा 16वें प्रश्न को। इनमें से किसका उद्देश्य शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें साक्षरता और संख्या ज्ञान की नींव तैयार होती है? मिशन समर्थ कार्यक्रम, निपुण भारत, बैक टू स्कूल कार्यक्रम और स्टार्स योजना। 16वें प्रश्न में उत्तर बताइएगा, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? देखो प्रश्न सीधा सा है, क्या पूछ रहा है? कार्यक्रम का, योजना का आपको ये बताना है नाम, कि किसका उद्देश्य है शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें साक्षरता और संख्या ज्ञान की नींव तैयार होती है। तो साथियों ऐसा जो उद्देश्य है यह है निपुण भारत का। किसका उद्देश्य है? ये निपुण भारत का उद्देश्य है। 16वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 17वें प्रश्न को देख लेते हैं, यहाँ सेकंड विकल्प ही आपका सही उत्तर है। तो चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? चार्ल्स वेबेज को माना जाता है, टिम बर्नर्स ली को माना जाता है, विजय भाटकर को माना जाता है और इनमें से कोई नहीं। तो बता रखा है आपको कि इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है। देखो चार्ल्स वेबेज ने किया, टिम बर्नर्स ली ने किया या विजय भाटकर ने किया। तो वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम WWW के नाम से भी जानते हैं साथियों। आप जब लिखते होंगे कोई भी जैसे साइट ओपन करनी हो तो www डॉट और फिर आगे जो भी चीज़ आपको सर्च करनी हो वो लिख देते हैं। तो ये जो www मतलब इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कारक किसको माना जाता है? टिम बर्नर्स ली को माना जाता है। भाई किसको माना जाता है? www का आविष्कारक टिम बर्नर्स ली को माना जाता है। इनके द्वारा ही www का आविष्कार किया गया था। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 17 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। 18वां प्रश्न है आपके, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य है स्कूल में छात्रों के नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि करना, ड्रॉप आउट को रोकना, छात्रों के पोषण स्तर में वृद्धि करना और इनमें से सभी। तो जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य है उसका चयन प्रश्न नंबर 18 में करना है। देखिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सप्ताह में दूध पिलाया जाता है। मान लीजिए बच्चों को दूध जो पिलाया जाता है, मान लीजिए मंगलवार के दिन छुट्टी है तो बुधवार को दूध पिलाना है, शुक्रवार के दिन छुट्टी है तो शनिवार को दूध पिलाना है। ये साथियों ये जो स्कीम है अभी अभी चलाई गई है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, और इसका उद्देश्य क्या है? ड्रॉप आउट रुके, ठीक है ना, स्कूल में छात्रों का नामांकन हो गवर्नमेंट विद्यालय जो है उनमें, और उपस्थिति में वृद्धि हो और छात्रों के पोषण स्तर में भी वृद्धि हो। इन सभी ये जो सारी चीजें हैं ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के उद्देश्यों में आती है। तो इनमें से सभी वाला जो फोर्थ विकल्प है 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न 19 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 क्या है? कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? ई मित्र, ई सुविधा, ई वाणिज्य और डिजिटल भारत। साथियों 19वें प्रश्न में बताओ कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है? जिस योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है
वो योजना आपको प्रश्न 19 में बताना है और इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो 19वें प्रश्न में सही आंसर क्या रहेगा साथियों, आपके विकल्प नंबर 1। जो ई मित्र होता है, देखिएगा हमने भी ई मित्र का बहुत ही अच्छे से हम वर्तमान में उपयोग करते हैं। जैसे फॉर्म वगैरह भरना हो, आधार वगैरह का काम करवाना हो, जन आधार का काम करवाना हो, या अन्य कोई बहुत सारी चीजें साथियों। तो ये सभी चीजें हम एक ही जगह पर हम ये काम करवा सकते हैं। कहां पर, ई मित्र पर। विकल्प 1 आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 20 को। डाइट की नोडल एजेंसी है इनमें से, MHRD है, IISE है, CBSE है और SCERT है। तो इनमें से जो डाइट की नोडल एजेंसी है, उस नोडल एजेंसी का चयन आपको प्रश्न नंबर 20 में करना है। 20वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा साथियों। प्रश्न नंबर 20 में आपके कौन सा विकल्प जो है सही उत्तर होगा। तो आंसर देख लेते हैं। डाइट की जो नोडल एजेंसी है वो इनमें से कौन सी है, SCERT। कहाँ है इसका मुख्यालय, उदयपुर में। राजस्थान में कहाँ पर है, उदयपुर में है। डाइट मैंने बता रखा है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो है प्रत्येक जिले में एक ही होती है और इसकी नोडल एजेंसी क्या है, SCERT। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 20 का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में क्या है आपके, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है। ई कैफे, डिजिटल भारत, ई बैंकिंग और ई शासन। 21वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। प्रश्न नंबर 21 में कौन से विकल्प पे जाओगे, देश के हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक की बात की जा रही है। कैसी सेवाएं, डिजिटल सेवाएं, ताकि उनको साथियों डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा सके। इसके लिए जो योजना, जो कार्यक्रम चलाया गया है, उस कार्यक्रम का नाम है डिजिटल भारत। क्या नाम है कार्यक्रम का, डिजिटल भारत इस कार्यक्रम का नाम है। सेकंड विकल्प जो है प्रश्न नंबर 21 का बिल्कुल सही आंसर है। 22 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा जो ऐप है साथियों, ऐप पर भी आपको मैंने कहा है कि 24 जो दिसंबर है, इसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल की छुट्टियां लग जाएगी। पूरा टाइम मिलेगा मुझे काम करने का और निश्चित रूप से आपको जो है बहुत ही ज्यादा चीजें इन 7 दिनों में मिलने वाली है ऐप पर। स्टडी विद पीएन लोधा ऐप पर 149 वाले कोर्स में और 99 वाले कोर्स में। देखो, शिक्षण से संबंधित नवाचार एवं शिक्षक समस्याओं का प्रकाशन किया जाता है। शिविरा में किया जाता है, सुजस में किया जाता है, नया शिक्षक में किया जाता है और इनमें से सभी में। तो 22वें प्रश्न में उत्तर बताओ भाई, कौन से विकल्प पे जाओगे प्रश्न नंबर 22 में। शिक्षण से संबंधित कोई नवाचार है, शिक्षक एवं शिक्षक समस्याओं का जो प्रकाशन है, ये जो चीजें हैं साथियों, इनका प्रकाशन कहाँ किया जाता है, नया शिक्षक में। किसमें, नया शिक्षक में। शिविरा या सुजस में नहीं किया जाता है। तो सभी वाला विकल्प भी आपके क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ओनली विकल्प नंबर जो 3 है 22 का सही उत्तर है। अब बढ़ेंगे मित्रों 23 की ओर। 23वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है आपके, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई, 1980 में, 1981 में, 1967 में और 1950 में। 23 का उत्तर बताओ। 23 में कौन से विकल्प पे जाओगे साथियों। 23वें प्रश्न में उत्तर बताइएगा। राइट आंसर देखते हैं प्रश्न नंबर 23 का। तो देखो, बौद्धिक संपदा संगठन की बात की जा रही है और इसकी स्थापना की गई 1967 में। कब की गई, 1967 में की गई। थर्ड विकल्प आपके 23 का सही आंसर है। 24 को देख लेते हैं, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों। अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा साथियों। WTO का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो भाई जिनेवा में ये स्थित है, शिकागो में ये स्थित है, लंदन में स्थित है या ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 24वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ। प्रश्न नंबर 24 में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। आंसर देख ले। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसको हम कहते हैं। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। कहां पर स्थित है, जिनेवा में स्थित है साथियों। प्रथम विकल्प आपके 24 का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अंतिम और 25वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, इनमें से असंगत है। अच्छे से देखना प्रश्न को। विकल्प है आपके सामने, शिक्षा वाणी 11 मई 2020, शिक्षा दर्शन 1 जुलाई 2020,
बालिका शिक्षा फाउंडेशन 30 मार्च 1995, निष्ठा 21 अगस्त 2009। तो साथियों इनमें से असंगत का मतलब गलत जो आपको लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 25 मतलब अंतिम प्रश्न में करना है। आंसर देख लेते हैं साथियों। तो देखो इसका सही उत्तर, देखो निष्ठा का जो निष्ठा की जो शुरुआत की गई वो कब की गई, 21 अगस्त 2019 को की गई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शुरुआत कब की गई, 30 मार्च 1995 को की गई। अब आपके सामने दो ही विकल्प है, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। तो साथियों शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन में हम देखें तो शिक्षा दर्शन की शुरुआत जो है 1 जुलाई 2020 को नहीं की गई थी, बल्कि शिक्षा दर्शन की शुरुआत की गई थी 1 जून 2020 को। कब की गई थी, 1 जून 2020 को शिक्षा दर्शन की शुरुआत की गई थी, 1 जुलाई को नहीं। तो विकल्प 2 क्या हुआ, असंगत। बाकी शिक्षा वाणी की शुरुआत 11 मई 2020 को ही की गई थी। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर है। कंप्लीट होता है आपके पेपर नंबर 28। 2 टेस्ट और बच रहे हैं। शैक्षिक परिदृश्य के टोटल 30 टेस्टों की ये सीरीज चलाई गई थी। तो अच्छी लगी सीरीज तो पिछले भी वीडियो जरूर देखिएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।